सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. 99% श्योर है कि यहाँ से हमें एक प्रॉब्लम नीट या जेई के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगी. सो अगर हम इसमें बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, क्या फैक्टर्स होते हैं जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर. तो अगर उन फैक्टर्स को हम देखें तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस क्या करता है, अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स को. कैसे, हम लोगों ने इसको पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है. जो ज़्यादा लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं, जो ज़्यादा इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं आपके लिक्विड सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है. आसानी से जो गैस लिक्विफाई होगी, जिसका वेंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स ए ज़्यादा होगा, वो जल्दी लिक्विफाई होगी. देन नेचर ऑफ लिक्विड, भाई सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस सॉल्वेंट में गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं. जैसे अगर कोई पोलर गैस है, ठीक है, जैसे SO2, अगर आप उसे किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने जाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी. लेकिन अगर उसी गैस को आप किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने जाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी उतना बेटर नहीं आने वाला है. देन हमारे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना है. वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का इफेक्ट हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गैसेस के सॉल्युबिलिटी के बारे में. भाई गैसेस के सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है. देखिए, जो गैसेस का डिसोल्यूशन प्रोसेस है, भाई एक लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, वो डिसोल्यूशन प्रोसेस गैसेस का कैसा होता है लिक्विड में, एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी का रिलीज होता है जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर. ये हमें क्या समझाता है, हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से रिलेट हो जाता है कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक, कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और अगर आप उसके टेम्परेचर को रेज करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है. ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में जस्ट प्रीवियस क्लास में ही स्टडी किया था कि अगर हम टेम्परेचर को रेज करते हैं किसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए तो उस कंडीशन में उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट जाती है. और यहाँ पर वही अप्लाई हो रहा है. जो सॉल्युबिलिटी है वो एक इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है. भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर. एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो आपके एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व किया जा सकता है. तो मैक्सिमम अमाउंट आते आते क्या आ गया, बेसिकली इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम पे जब आ जाएगा तो उस कंडीशन में डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों क्या होते हैं, सेम रेट से होते हैं. तो इस कंडीशन में हालांकि गैसेस के केस में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, गैसेस के केस में वेपराइजेशन होगा, वेपर प्रेशर की तरह गैस बाहर निकलेगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, सॉल्युबिलिटी पे हम इक्विलिब्रियम पे रीच कर चुके हैं. अगर इक्विलिब्रियम पे रीच कर चुके हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही आ गया, ठीक है. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड के अंदर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारा क्या है, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम जब सॉल्युबिलिटी आ गई तो हम मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट पे पहुंच चुके हैं, यानी रिएक्शन के अंदर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम गैस और लिक्विड के बीच में एस्टैब्लिश हो चुका है. तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. और हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाता है. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड के अंदर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज करेगी. तो आप देख सकते हैं मैंने दो ग्राफ लिए हुए हैं, एक O2 के लिए और एक N2 के लिए. ये दोनों ग्राफ मैंने पानी में लिए हैं, वाटर के अंदर. अगर आप देखें तो O2 और N2 दोनों ही नॉन पोलर गैसेज हैं, लेकिन ये फिर भी हमें पता है वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक ही है, ये क्या करेगा, इनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे. तो आप देख सकते हैं कि N2 की भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है और O2 की भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है. बट O2 की सॉल्युबिलिटी इनिशियली ज़्यादा थी क्योंकि उसका वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा लिक्विफिएबल गैस है. तो नेचर ऑफ गैस भी इसी ग्राफ में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो O2 का सॉल्युबिलिटी सेम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन से हर समय ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा लिक्विफिएबल गैस है, ठीक है.
आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे आते हैं। अगर हम प्रेशर के इफेक्ट को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेसिकली हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करता है, हमको हेनरीज लॉ में एक्सप्लेन करता है। हेनरीज लॉ के काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ है वो भी आपने पढ़ा होगा। जो बेसिक हेनरीज लॉ का मीनिंग है वो हमें क्या समझाता है कि जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी होती है एक लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस प्रेशर के जिस प्रेशर पे उसे डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure at which the gas is dissolved। जिस प्रेशर पे आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, solubility of gas उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो हम इस फंडामेंटल को, हम इस कॉन्सेप्ट को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम solubility को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो solubility को हम क्या लिख सकते हैं, K into P। मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया, S इक्वल टू के पी। ये भी हेनरीज लॉ ही है, ठीक है, S इक्वल टू के पी। तो ये S इक्वल टू के पी में S अब यहाँ पर क्या है, दिस इज सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी आप किस में ले रहे होंगे, गैस के मोल पर लीटर में, बेसिकली मोलारिटी हो गया, ठीक है। और P क्या हो गया, प्रेशर हो गया, जिसको हम एटीएम या बार में ले सकते हैं। यहां से आपका K का यूनिट कौन सा हो जाएगा, K का यूनिट अगर निकालोगे इस कांस्टेंट का, तो वो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर एटीएम। सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर है, प्रेशर की यूनिट एटीएम है, तो मोल पर लीटर पर एटीएम विल बी द यूनिट ऑफ K। सिमिलरली आप सॉल्युबिलिटी को मास पर यूनिट सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व है पर यूनिट सॉल्वेंट, ग्राम पर लीटर भी आप लिख सकते हैं। तो M इज इक्वल्स टू KP भी सॉल्युबिलिटी को लिखा जा सकता है। तो यहां पर M क्या है आपका, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और P अगेन प्रेशर है जिसको एटीएम में लिया है। तो K का यूनिट यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर पर एटीएम। सिमिलरली हम हेनरीज लॉ के मॉडर्न फॉर्म को, जो हम लोगों ने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसको कैसे एक्सप्रेस करते थे कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इक्वल होता है, KH इंटू एक्स के। यहाँ पर x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। आप यहाँ पर इन तीनों ही केस में ये चीज़ ध्यान रखें कि चाहे मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी लिया गया हो, चाहे मास पर यूनिट सॉल्वेंट लिया गया हो, चाहे मोल फ्रैक्शन लिया गया हो गैस का, ये तीनों ही सॉल्वेंट के अंदर लिए जा रहे हैं। ये एयर में नहीं है, सॉल्वेंट के अंदर है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो यहाँ पर x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, एंड KH को हम जानते हैं क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहलाता है। ये तीनों ही हेनरीज लॉ कांस्टेंट हैं। आप कौन सा लॉ लगाएंगे ये आपको कैसे पता चलेगा, भाई मुझे S इक्वल टू KP लगाना है, M इक्वल टू KP लगाना है, या P इक्वल टू KH इंटू एक्स लगाना है। लुक आउट फॉर द यूनिट ऑफ द K। आपको K की यूनिट को चेक करना है प्रॉब्लम के अंदर। अगर K का यूनिट मोल पर लीटर पर एटीएम में है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ये ग्राम पर लीटर पर एटीएम या ग्राम पर मिलीलीटर पर एटीएम में है तो हमारा M इक्वल टू KP अप्लाई होगा। लेकिन अगर K का यूनिट आपको प्रेशर के ही यूनिट में दे रखा है, एटीएम, ठीक है, या बार, तो उस कंडीशन में हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है KH के, ये KH काफी इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें समझने हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी बोल दी कि जो KH का यूनिट होगा वो बेसिकली प्रेशर के यूनिट के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है तो प्रेशर और KH की यूनिट सेम ही आने वाली है। दूसरी बात, डिफरेंट गैसेस का KH वैल्यू डिफरेंट होता है एक सिमिलर सॉल्वेंट के अंदर। भाई अगर मैं O2 लेता हूँ और N2 लेता हूँ, दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या है, अलग अलग है, पानी के अंदर ही, तो इसीलिए उनके KH के वैल्यू भी क्या आएंगे, अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। देन KH जो मैंने अभी बात बोली उसको क्यों मैं ऐसा बोला उसको समझते हैं। KH जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रेशर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। कहने का मतलब क्या है, आप वापस इसी फॉर्मूले में देखिए। अगर मैं क्या करता हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए प्रेशर 1 atm ले लेता हूँ, तो दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन अलग अलग आएगा। 1 atm पर सेम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन कम डिसॉल्व होगी और ऑक्सीजन ज़्यादा डिसॉल्व होगी। तो अगर नाइट्रोजन कम डिसॉल्व होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कम आएगा, जिसके चलते KH की वैल्यू नाइट्रोजन के 1 atm प्रेशर के लिए क्या आने वाला है,
ज़्यादा आने वाला है और ऑक्सीजन के लिए कम आने वाला है, ठीक है। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट सेम प्रेशर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट गैसेस। दैट इज हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी हम KH का वैल्यू जितना बड़ा देख रहे होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उतनी ही कम होगी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देन लास्ट जो इसका KH का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर देखते हैं। KH ऑफ अ गैस, एक गैस का KH, एक सिंपल जैसे O2 का KH अगर हम बात करें तो O2 का KH डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिफरेंट वैल्यू रखेगा। पानी के अंदर उसकी KH की वैल्यू अलग होगी, अल्कोहल में अलग होगी, बेंजीन में अलग होगी, CCl4 में अलग होगी। मतलब अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते जाएंगे तो O2 की सॉल्युबिलिटी चेंज करती जाएगी, और क्योंकि O2 की सॉल्युबिलिटी चेंज करती जा रही है तो सेम प्रेशर पे O2 की सॉल्युबिलिटी अगर चेंज कर रही है अलग अलग सॉल्वेंट्स में तो उसकी KH की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, चेंज कर रही होगी, क्योंकि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इन्हीं के एप्लीकेशन को हमें अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं। हेनरीज लॉ जो है बेसिकली अप्लाई होता है हर एक गैस पे इंडिपेंडेंटली। मान लो अगर आपने पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर O2 भी डिजोल्व कर दिया, N2 भी डिजोल्व कर दिया, मीथेन भी डिजोल्व कर दिया, SO2 भी डिजोल्व कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हर एक गैस पे ये अलग अलग लगेगा। इसको दूसरी गैस से कोई लेना देना नहीं है। CH4 के लिए उसकी हेनरीज लॉ लगेगी, O2 के लिए उसकी, N2 के लिए उसकी और SO2 के लिए उसकी लगेगी। कहने का सेंस ये है कि O2 का प्रेशर N2 के प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा, या O2 की सॉल्युबिलिटी N2 की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी सेम सॉल्वेंट के अंदर। तो इंडिपेंडेंटली अप्लाई होती है हर गैस के ऊपर। देन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू हेनरीज लॉ जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है, NCERT में अच्छे से गिवन है। क्या है हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस, उसको मैं ओरली बता देता हूँ। तो बेसिकली हेनरीज लॉ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे फेल हो जाएगी, ठीक है। यू कैनॉट अप्लाई हेनरीज लॉ एट very high temperatures as well as very low temperatures, and similarly you cannot apply Henry's law at very high pressures also। अगर आप प्रेशर बढ़ाते ही जा रहे हैं, इसका कहने का सेंस ये नहीं है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम टेम्परेचर घटाते ही जा रहे हैं तो इसका कहने का सेंस ये भी नहीं है कि सॉल्युबिलिटी घटती ही जाएगी। या अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने से जैसे हमने ग्राफ देखा था कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बढ़ाते जाएंगे तो घटता ही चला जाएगा, एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर्स और वेरी लो टेम्परेचर्स और एट वेरी हाई प्रेशर्स आपका जो हेनरीज लॉ होगा वो क्या हो जाने वाला है, फेल हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो इट अप्लाइज इन अ सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। देन आगे आते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हमको दे रखी है प्रॉब्लम के अंदर, हमको दिया हुआ है कि हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने हैं 10 मोल्स ऑफ वाटर में जो कि एयर से डिजोल्व कर गए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजोल्व्स इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm। और हमको दिया हुआ है कि जो नाइट्रोजन का एयर में मोल फ्रैक्शन है, नहीं भी दिया हो तो भी पता होना चाहिए कि एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 20:80 हम पकड़ के चलते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो क्योंकि 20%:80% O2:N2 रहता है, तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है और O2 का 0.2 होता है एयर के अंदर, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो नाइट्रोजन का एयर के अंदर मोल फ्रैक्शन 0.8 है और KH की वैल्यू कितनी दे रखी है नाइट्रोजन के लिए, 10⁵ atm। फिर से यहाँ पर ये चीज़ समझनी है जो मैंने आगे बोली थी कि सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हेनरीज लॉ कौन सी वाली लगाएं, S=Kp, M=Kp या P=KHx। तो आप यहाँ पे देखें KH का यूनिट डायरेक्टली 10⁵ atm में दिया हुआ है, यानी प्रेशर के यूनिट में दिया हुआ है। यानी एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि P=KH×xc लगने वाला है, M=Kp या S=Kp का यहाँ कोई काम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर हमको देखते से ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये मोल फ्रैक्शन एयर में है, पानी में नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये एयर में है, हमें कौन सा चाहिए, सॉल्वेंट वाला मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो देखिए हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहीं पर भी नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है, मतलब ये नहीं बताया गया कि नाइट्रोजन किस प्रेशर पर डिजोल्व की गई है, टोटल प्रेशर बताया गया है। तो हमें डाल्टन्स लॉ
जो हम गैसियस स्टेट में पढ़ते थे उससे हम लगा सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, अब ये मोल फ्रैक्शन किस में होता है, एयर में, इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। अब अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। वो कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू KHX, हेनरीज लॉ का मॉडर्न फॉर्म अप्लाई करेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5। एक छोटी सी चीज जो समझनी है, 4 × 10⁻⁻5 ये मोल फ्रैक्शन है। इसका सिंपल मीनिंग है कि पानी के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत 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 कम है। एक मोल वाटर के अंदर 4 × 10⁻⁻5 मोल N2 मौजूद है, यानी बहुत ही कम अमाउंट है N2 का पानी के अंदर। मोल फ्रैक्शन को हम पानी के अंदर कैसे लिख पाएंगे इस सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि हमें पूछा गया था कि नाइट्रोजन के कितने मोल 10 मोल्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व है वो निकालें। तो यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को क्या लिख सकते हैं लिक्विड के अंदर, NN2 अपॉन NN2 प्लस NH2O। नाउ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी लेस इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ वाटर। तो आप क्या कर सकते हो, मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर को क्या ट्रीट कर सकते हो, डायरेक्टली मोल ऑफ वाटर ही ट्रीट कर सकते हो। और मोल ऑफ वाटर कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 × 10⁻⁻5, फ्रॉम वेयर वी कैन डिटरमाइन दैट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आएंगे, 10 मोल ऑफ वाटर में 4 × 10⁻⁻4 आएंगे।